हेलो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों, आप लोगों के लिए मैं सोशियोलॉजी माइनर फर्स्ट पेपर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपका कल एग्जाम है तो ये वाली वीडियो को जरूर देखना। आप अपने एग्जाम से पहले आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टाइप से क्वेश्चंस लिखने हैं आपके एग्जाम में और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने आपके लिए यूनिट वाइज 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए, मतलब पूरी जो आपकी यूनिट्स है ना उनसे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए। आप देख सकते हैं, मैं आपको उनके आंसर्स भी दूंगी और बताऊंगी कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं मोस्टली आपके लिए जो आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन रहते हैं ना लॉन्ग टाइप के, तो वो आपको कैसे लिखना है वो बताऊंगी मैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लेना अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो। आपकी जो पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, प्राचीन भारतीय कृषि का परिचय। तो आपकी जो पहली यूनिट है पहले उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है तो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। एक बार सुन लेना आप लोग, है ना। आपको सुनते से ही समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपकी पहली यूनिट से। तो पहली यूनिट में क्या लिखा है कि एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चर वाज द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड सिविलाइजेशन। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेड on agriculture for their livelihood. Agriculture was not only an economic activity but also an important part of social, cultural and religious life. ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हिंदी में मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्राचीन भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था और सभ्यता की आधारशील है आधारशिला है। अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे। कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं थी बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक जीवन का भी महत्वपूर्ण अंग थी। ठीक है, तो ये इस लाइन को एकदम अच्छे से याद करके चले जाएं, आपकी यूनिट में है। अगर आपसे कोई भी इस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो ये वाली लाइन आप लिख देना, ठीक है। फिर और भी है, पूरा मैंने 500 शब्दों में लिखा है, आपका जो लॉन्ग फॉर्म में होता है ना उसके अकॉर्डिंग आप ये पूरा करके आ सके, ठीक है, लिख के आ सके अगर पूछा जाए इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आपसे तो। द मेन फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चर वाज दैट इट वाज बेस्ड ऑन nature. Farmers depended on rainfall, fertile soil, rivers, and forests. Crops were grown according to different seasons, such as Kharif and Rabi. Organic farming was commonly practiced by using cow dung, compost, and natural manure. ठीक है, हिंदी में बता देती हूँ। प्राचीन भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता यह थी कि यह प्रकृति पर आधारित थी। किसान वर्षा, उपजाऊ मिट्टी, नदियों और जंगलों पर निर्भर रहते थे। ठीक है, खरीफ और ऋतुओं के अनुसार फसलें बोई जाती थी। गोबर, कंपोस्ट और प्राकृतिक खाद का उपयोग करके जैविक खेती की जाती थी। ठीक है, तो अगर ये वाली यूनिट से क्वेश्चन आएगा तो आप ये लिख सकते हो, है ना, उसका आंसर। फिर और भी आगे आप देख सकते हो, वो यूनिट 1 ही चल रही है ये। द इंडियन नॉलेज सिस्टम प्रोवाइडेड साइंटिफिक नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर। एंशिएंट टेक्स्ट सच एज वेदास, अर्थशास्त्र एंड कृषि प्रसारा describe method of cultivation, irrigation, seed selection and soil conservation. Crop rotation and mixed farming were also practiced to maintain soil fertility. ठीक है, हिंदी में देखते हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली में कृषि का वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध था। वेदों, अर्थशास्त्रों तथा कृषि पराशर जैसे ग्रंथों में खेती, सिंचाई, बीज चयन और मृदा संरक्षण का वर्णन मिलता है। भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र तथा मिश्रित खेती अपनाई जाती थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर इंग्लिश में देखें तो द क्रॉपिंग पैटर्न इन एंशिएंट इंडिया वाज हाईली डाइवर्सिफाइड। जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगरकेन, कॉटन, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वर ग्रोन अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एंड सोशल कंडीशन। एनिमल हस्बेंड्री वाज क्लोजली लिंक्ड विद एग्रीकल्चर। हिंदी में पढ़े तो प्राचीन भारत की फसल प्रणाली विविध थी, मतलब अलग अलग थी। जल, वायु और मिट्टी के अनुसार धान, गेहूं, जौ, ठीक है, दालें, गन्ना, कपास, तिलहन, फल और सब्जियां उगाई जाती थी। पशुपालन कृषि का महत्वपूर्ण भाग था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मैनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज फ्लरिश ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क वीविंग, शुगर प्रोडक्शन, ऑयल एक्सट्रैक्शन, पोल्ट्री, लेदर इंडस्ट्रीज एंड फूड प्रोसेसिंग प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्टेड ट्रेड। हिंदी में करें तो प्राचीन काल में कपास, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, तेल उद्योग, गुड़ एवं चीनी उपयोग, मिट्टी के बर्तन तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे कृषि आधारित उद्योग विकसित थे। इसमें रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन वाज सिंपल बट इफेक्टिव। फार्मर यूज वुड, प्लग्स, सिकल्स, होइज, बल्क कार्ड एंड सीड ड्रिल्स. Bullocks play an important role in plugging and transportation. Irrigation was done through wells, canal tanks, rivers, ponds and rainwater harvesting. Many rulers constructed tank and canal to improve irrigation facilities. ठीक है, अगर हिंदी में पढ़े तो कृषि यंत्रीकरण सरल लेकिन प्रभावी था। किसान लकड़ी के हल, ठीक है, दारंती, कुदाल, बैलगाड़ी तथा बीज बोने के उपकरणों का उपयोग करते थे। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, नहरें, नदियां तथा वर्षा जल संचयन का उपयोग किया जाता था। अनेक राजाओं ने सिंचाई के लिए तालाब और नहरों का निर्माण कराया। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्रीकल्चर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉरेन ट्रेड. इंडिया एक्सपोर्टेड स्पीसीज राइस, है ना, wheat, cotton, sugar, silk and medicinal plant to many countries. This strengthened the Indian economy and enhanced its international trade relation. ठीक है, विदेशी व्यापार में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान था. भारत मसाले, चावल, गेहूं, कपास, चीनी, रेशम तथा औषधीय पौधों का निर्यात करता था.
इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक है, कंक्लूजन आपको अगर लॉन्ग फॉर्म में लिखना रहता है तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखना, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, फिर डेफिनेशन लिखना, फिर कंक्लूजन में आप ये लिखना। ठीक है, 3-4 पॉइंट लिख देना बीच में, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख देना। एंशिएंट क्या लिखना है ये देखो, मैं आपको पढ़ के वो भी बता रही हूँ। एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चर वॉज साइंटिफिक, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल. It ensured food security, supported industries, promoted trade and contributed greatly to Indian economic development. हिंदी में पढ़े कंक्लूजन को तो जिसको बोलते हैं निष्कर्षता। प्राचीन भारतीय कृषि वैज्ञानिक, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ थी। इसमें खाद्य सुरक्षा, उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड क्या है आपकी? इंट्रोडक्शन टू इंडियन एग्रीकल्चर, जिसमें आता है भारतीय कृषि का परिचय। उसमें किस टाइप से, मतलब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। इसके अंदर इंडियन एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी. इवन टुडेज अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. अगर हिंदी में पढ़े तो भारतीय कृषि विश्व की सबसे बड़ी कृषि प्रणाली में से एक है और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. आज भी बड़ी संख्या में लोग रोजगार और आय के लिए कृषि पर निर्भर है. फिर नेक्स्ट है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिट सेकंड का ही चल रहा है ये. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर आर दैट it is monsoon dependent, है ना, labor intensive and based on small and fragmented land holdings. Different climatic conditions allow the cultivation of a variety of crops. Major crop include rice, wheat, maize, pulses, sugarcane, cotton, tea, coffee and oil seeds. ठीक है, भारतीय कृषि के प्रमुख विशेषताएं हैं कि यह मानसून पर निर्भर है, श्रम प्रधान तथा छोटे छोटे बिखरे हुए जोतों पर आधारित है। विभिन्न जलवायु के कारण अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। प्रमुख फसलें हैं धान, गेहूं, मक्का, दालें, गन्ना, कपास, चाय, कॉफी तथा तिलहन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड फूड, एम्प्लॉयमेंट, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट. इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू नेशनल इनकम एंड रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, कृषि का महत्व इसलिए है क्योंकि यह खाद्य, रोजगार, ठीक है, उद्योग के लिए कच्चा माल तथा निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराती है। यह राष्ट्रीय आय और ग्रामीण विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं. लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस आफ्टर इंडिपेंडेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड सोशल जस्टिस. दीज रिफॉर्म्स इंक्लूड द abolition of the zamindari system and land ceiling laws, tenancy reforms and distribution of surplus land to landless farmer. ठीक है, तो हिंदी में देखें इसका मतलब तो स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार लागू किए गए जिनमें जमींदारी उन्मूलन, भूमि सीमा कानून, ठीक है, कशतकारी सुधार तथा भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण शामिल थे। ठीक है, फिर द ग्रीन रिवॉल्यूशन. अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं कि द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन द मिड 1960s to increase the production of high yielding variety seeds. ठीक है, chemical fertilizers, pesticides, irrigation and modern machinery were introduced. The green revolution helped India become self-sufficient in food grains. However, it also caused regional imbalance, environmental pollution and degradation and groundwater depletion. ठीक है, तो अगर बात करें 1907 के दशक के माध्यम में हरित क्रांति शुरू की गई थी. इसमें उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, ठीक है, कीटनाशक, सिंचाई तथा आधुनिक मशीनों का उपयोग किया गया. इससे भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, लेकिन क्षेत्रीय असमानता, पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी की उर्वरता में कमी तथा भूजल दोहन जैसी समस्या भी उत्पन्न थी. अगर समस्या पूछे तो आप लोग ये देखें ना और लिख लेना, है ना. फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उसने फोकस किस पे किया? सस्टेनेबल फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन, बायोटेक्नोलॉजी, है ना, डिजिटल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम. इट एम टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाइल प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट. फर्स्ट में एनवायरमेंट भी खराब हो रहा था ना, तो दूसरे में माहौल प्रोटेक्ट करने की सोचा. ठीक है, दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य टिकाऊ कृषि, जल संरक्षण, जैव प्रौद्योगिकी, डिजिटल कृषि, जैविक खेती तथा किसानों की आय बढ़ाना है. इसका लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाना है. ठीक है, कंक्लूजन अगर आपसे पूछे यूनिट सेकंड का पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर कोई भी क्वेश्चन आए आपको कंक्लूजन लिखना है. जैसे सेक्शन और BC में लिखोगे ना आप, तो कंक्लूजन लिखोगे तो कैसे? इंडियन एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रॉपर पॉलिसीज, इरिगेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर कैन बी कंटिन्यू टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर निष्कर्षता की बात करें, भारतीय कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. ठीक है, आधुनिक तकनीकी, उचित नीतियां, सिंचाई तथा टिकाऊ कृषि पद्धति के माध्यम से भारत कृषि और आर्थिक विकास को और मजबूत बना सकता है. ठीक है, अब पार्ट 2 की बात करें जो आपकी यूनिट 3 है, वो क्या है? सिस्टम्स रिलेटेड टू इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि से संबंधित प्रणालियां. अब इसमें आप लोग से कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं ना, तो ये पढ़ लेना. क्या है भारतीय कृषि से संबंधित प्रणालियां? इंडियन एग्रीकल्चर हैज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली ड्यू टू द अडॉप्टेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड साइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स. न्यू टेक्नोलॉजीज हैव इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रिड्यूस लेबर एंड इम्प्रूव फार्मर्स इनकम. हिंदी में देख लो आप. ठीक है, भारतीय कृषि में आधुनिक तकनीकी, सरकारी सहायता और वैज्ञानिक खेती के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं. नई तकनीकों ने कृषि उत्पादन बढ़ाया है, श्रम कम किया तथा किसानों की आय
में वृद्धि की। ठीक है, ये वाला सुन लेना, सुन के ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर इंग्लिश में देख लो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंक्लूड्स ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, ठीक है, कंबाइन हार्वेस्टर्स, सीड ड्रिलर्स, drones, laser land labelers, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, सॉइल टेस्टिंग एंड प्रिसिशन फार्मिंग, digital technology such as mobile application, weather forecasting, GPS and artificial intelligence also help farmer make better decision। ठीक है, हिंदी में देखो, आधुनिक कृषि तकनीकी में ट्रैक्टर, पावर टिलर, कंबाइन हार्वेस्टर, सीड ड्रिल, ड्रोन, लेजर लैंड लेवर, ठीक है, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई, मृदा परीक्षण तथा प्रिसीजन फार्मिंग शामिल है। मोबाइल ऐप मौसम पूर्वानुमान, जीपीएस तथा कृषि बुद्धिमत्ता एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी डिजिटल तकनीकें भी किसान की सहायता करती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पॉलिसीज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशन। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनाउंस्ड बिफोर द sowing season for major crops. Government agencies procure crops from farmers to ensure stable income। ठीक है, कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य किसान को उचित मूल्य देना तथा बाजार में मूल्य अस्थिरता से उनकी रक्षा करना है। सरकार प्रमुख फसलों के लिए बुवाई से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको एमएसपी बोलते हैं, ठीक है, घोषित करती है और सरकारी एजेंसी किसानों से फसल खरीदती है। Agriculture labor plays an important role in Indian agriculture. Most agriculture laborers work on other farms because they do not own sufficient land. However, they face several problems such as low wages, seasonal unemployment, poverty, lack of education, poor housing and absence of social security. भारतीय कृषि में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकांश कृषि श्रमिकों के पास अपनी भूमि नहीं होती, इसलिए वे दूसरे के खेतों में काम करते हैं। उन्हें कम मजदूरी, मौसम, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, खराब आवास तथा सामाजिक सुरक्षा की कमी जैसी समस्याओं का सामना करता है। अगर आप ये वाला वीडियो देख लोगे तो आपको इजीली आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास रहेगा लिखने के लिए कुछ, है ना। तो ये वाली वीडियो को जरूर देखना है एंड तक। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सेवरल वेलफेयर स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स एंड फार्मर्स सच एज पीएम किसान एंड दिस crop insurance, skill development programs and rural employment scheme. These programs aim to improve income, employment and living standard. सरकार ने, इसका मैंने हिंदी में नहीं लिखा क्या, कोई नहीं, अब इसको हिंदी में नहीं लिखा था, छोड़ो, कंक्लूजन देख लो डायरेक्ट। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, फेयर प्राइसिंग पॉलिसीज एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। दीज मेजर्स हेल्प इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव फार्मर्स इनकम एंड स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी। अगर हिंदी में देखें तो निष्कर्षता, आधुनिक तकनीकी, उचित मूल्य नीति और कल्याणकारी योजनाएं टिकाऊ कृषि विकास के लिए आवश्यक है। ये कृषि उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय सुधारना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक है। ठीक है, अब आपके जो यूनिट 4 है वो है पॉलिसीज, डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड अदर इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि से संबंधित नीतियां एवं विकास कार्यक्रम। इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं। Agriculture policies are the plans and programs made by the government to improve agriculture production, increase farmers' income, ensures food security, and promote rural development. These policies help in providing irrigation facilities, quality seeds, fertilizers, credit insurance, and marketing support to farmers. ठीक है, कृषि नीतियां सरकार द्वारा बनाई गई हैं। वे योजनाएं हैं जिनकी उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। इन नीतियों के माध्यम से किसानों को सिंचाई, गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, ठीक है, ऋण, बीमा और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च मैनी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सच एज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, PMKSY, और इसका फुल फॉर्म याद रख लेना है, पूछ सकते हैं। PM किसान सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, और ये क्या है, परंपरागत कृषि विकास योजना। इन सबके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, PM प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, these programs aim to improve productivity, conserve water, promote organic farming and reduce farmers risk। ठीक है, हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इनका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, जल संरक्षण, जैविक खेती को बढ़ावा देना तथा किसानों के जोखिम को कम करना है। ठीक है, फिर आता है WTO। अगर आपसे पूछे कि WTO क्या होता है तो WTO का फुल फॉर्म होता है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल ट्रेड। इट एनकरेज फ्री एंड फेयर ट्रेड अमंग members of countries. WTO creates opportunities for Indian agriculture exports, but also increase competition from imported products. Therefore, Indian farmers need better technologies, quality production, and government support to compete in global market. ठीक है, अगर हिंदी में देखें तो विश्व व्यापार संगठन
अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सदस्य देशों के बीच मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देते हैं। डब्ल्यूटीओ भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात के अवसर बढ़ाता है, लेकिन विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाती है। इसलिए कंपटीशन की बात करें, इसलिए भारतीय किसानों को आधुनिक तकनीकी जैसे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और और सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया एक्सपोर्ट राइस, टी, कॉफी, स्पाइसेस, कॉटन, शुगर्स, फूड, वेजिटेबल्स, मैरीन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस्ड फूड। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज एंड स्टैंडर्ड द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है। भारत के विदेशी व्यापार में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत चावल, चाय, कॉफी, मसाले, कपास, चीनी, फल, सब्जियां, समुद्री उत्पाद तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात करता है। इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एड वैल्यू टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। Organic farming is becoming increasingly popular because it protects the environment, improves soil fertility and produce healthy food without harmful chemicals. ठीक है। कृषि आधारित उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ाते हैं तथा रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता तथा रसायन मुक्त स्वास्थ्य भोजन के कारण तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ठीक है। कंक्लूजन अगर आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे? इफेक्टिव एग्रीकल्चर, मतलब कंक्लूजन तो आप लिखोगे ही ना। इफेक्टिव एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। दे इंप्रूव फार्मर्स इनकम, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है। निष्कर्षता की बात करें तो प्रभावी कृषि नीतियां, विकास कार्यक्रम, जैविक खेती और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारतीय कृषि के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन में वृद्धि करने तथा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है। अब आपकी यूनिट 5 है जो कि लास्ट यूनिट है, इसको और देख लो। वो है एग्रीकल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कृषि। और इसमें आप क्या लिख सकते हो? एग्रीकल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ये देखो, मध्य प्रदेश इज नोन एज द हार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इट्स इकोनॉमी, है ना। मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। द स्टेट हैज फर्टाइल सॉइल, सुटेबल क्लाइमेट एंड अ लार्ज कल्टिवेबल एरिया, मेकिंग इट वन ऑफ द लीडिंग एग्रीकल्चर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है। एग्रीकल्चर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। यह यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। राज्य की आधे से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु तथा विशाल कृषि भूमि के कारण मध्य प्रदेश भारत के प्रमुख कृषि राज्यों में से एक है। द मेजर क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश आर सोयाबीन, व्हीट, ग्राम राइस, मेज, कॉटन, सुगरकेन, मस्टर्ड एंड pulses. Soybean is the most important crop of the state, due to which Madhya Pradesh is often called the soybean state of India. ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसको रेगर सॉइल बोलते हैं, इज हाईली सुटेबल फॉर सोयाबीन एंड कॉटन कल्टीवेशन। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें सोयाबीन, गेहूं, चना, धान, मक्का, कपास, गन्ना, सरसों तथा दालें हैं। सोयाबीन राज्य की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ की काली मिट्टी सोयाबीन और कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ठीक है। द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मध्य प्रदेश हैज चेंज ओवर अ टाइम ड्यू टू इम्प्रूव्ड इरिगेशन, बेटर सीड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मार्केट डिमांड। Earlier traditional crops were widely grown, but now commercial crops such as soybean, horticulture crops, vegetables and fruits have expanded rapidly. ठीक है। समय के साथ सिंचाई, उन्नत बीज, ये मुझसे पढ़ा नहीं हो रहा, आधुनिक तकनीकी तथा बाजार की मांग के कारण मध्य प्रदेश की फसल प्रणाली में परिवर्तन हुआ है। पहले पारंपरिक फसलें अधिक उगाई जाती थी, जबकि अब सोयाबीन, बागवानी, फल और सब्जियों की खेती तेजी से बढ़ रही है। ठीक है। फिर ऑल्दो एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड significantly, regional disparities still exist. Distinct with better irrigation and infrastructure achieve higher productivity, while drought-prone and tribal areas face lower agricultural development. यद्यपि कृषि का विकास हुआ है, फिर भी क्षेत्रीय समानताएं मौजूद हैं। जिन जिलों में सिंचाई और आधारभूत सुविधाएं बेहतर है, वहां उत्पादन अधिक है, जबकि सूखा प्रभावित एवं आदिवासी क्षेत्रों में कृषि विकास अपेक्षाकृत कम है। The government of Madhya Pradesh has introduced several agricultural development programs such as irrigation projects, crop insurance, soil health card scheme, ठीक है, organic farming promotion and farming training programs. These schemes help increase production and improve farmers' income. हिंदी में देखें तो मध्य प्रदेश सरकार ने सिंचाई परियोजनाएं, फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जैविक खेती तथा किसान प्रशिक्षण जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इनका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है। ठीक। Organic farming has become popular in many distinct because it improves soil fertility, protects the environment, and produces chemical-free food. Playhouse farming is also expanding for vegetables and flowers. It provides a controlled environment and increased productivity and farmers' income. राज्य के अनेक जिलों में जैविक खेती लोकप्रिय हो रही है क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और रसायन मुक्त भोजन प्राप्त होता है। पॉली हाउस खेती के माध्यम से सब्जियों और फूल नियंत्रण वातावरण में उगाए जाते हैं, जिससे उत्पादन और आय
दोनों बढ़ती है, ठीक है। और कंक्लूजन में आपको लिखना है तो मध्य प्रदेश हैज ग्रेट एग्रीकल्चर पोटेंशियल विद बेटर इरिगेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, द स्टेट कैन अचीव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स। निष्कर्ष देखें तो मध्य प्रदेश में कृषि विकास की अपार संभावनाएं है। बेहतर सिंचाई, आधुनिक तकनीकी, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य टिकाऊ कृषि विकास और किसानों की आय में वृद्धि कर सकता है, ठीक है। अगर आप टॉप 15 क्वेश्चंस देखें तो पहला क्वेश्चन है साइलेंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चर, सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। जो मैंने ऊपर आपको यूनिट बनाई है उनसे ये क्वेश्चंस बने, तो आप कर सकते हो उनको, ठीक है। ये आप देख लेना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी मुझको। एमएसपी क्या होता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये मैंने जो आपको यूनिट बनाई है उससे ये सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। W2O क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एंड इंडियन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड फूड प्रोसेसिंग, साइलेंट फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश। तो ये सारे क्वेश्चन बना लोगे। वो यूनिट के जो मैंने आपको बताया ना वो अकेला पढ़ के चले जाना अच्छे से, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, है ना। अगर मैं आपको एग्जाम टिप दूं तो अगर आपका 5 या 10 नंबर है, वैसे तो आपका सेक्शन बी जो है वो किस नंबर में आता है, इतने में आता है कि 10 मार्क्स का है ना, 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 14 मार्क्स के पूछ लें। तो आपको कैसे इसका आंसर करना है, पहले तो इंट्रोडक्शन लिख देना, ठीक है। जो भी टॉपिक पूछे, जैसे मैंने आपको यूनिट बताई थी, तो वो यूनिट में से अगर कुछ क्वेश्चन पूछे 10 मार्क्स में, है ना, सेक्शन सी और बी में, तो पहले तो इंट्रोडक्शन लिख देना, फिर उसकी डेफिनेशन लिख देना, फिर मेन पॉइंट्स और फीचर्स लिख देना, और फिर एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस लिख देना, और फिर लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन बता रही थी ना, वो कंक्लूजन लिख देना, है ना। जैसे आपके लिए मैं बताती हूँ, जैसे ये ऐसे पहली जो यूनिट थी आपकी एंशिएंट इंडियन कल्चर, तो इसको आप ऐसे लिखना है कि प्राचीन भारत में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। उस समय रासायनिक खाद नहीं होते थे, इसलिए किसान गोबर की खाद, कंपोस्ट और प्राकृतिक तरीकों से खेती करते थे, ठीक है। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और नहरों का उपयोग होता था, ठीक है। बैलों से हल चलाया जाता था। भारत से मसाले, कपास, चावल और गन्ने दूसरे देशों में भेजे जाते थे, है ना। और कीवर्ड्स देखे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, वहां पे कुएं होते थे, टैंक होते थे इरिगेशन के लिए, ठीक है, कैनाल्स होती थी, ये बैलगाड़ियां होती थी, नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, फॉरेन ट्रेन, ये वर्ड्स याद रखना है। सेकंड, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं थी, तो भारत के कृषि मानसून पर निर्भर है, ठीक है। यहाँ पे अधिकतर किसानों के पास छोटी छोटी जमीन होती थी, कृषि में अधिक श्रम लगते थे। भारत में धान, गेहूं, गन्ना, कपास, दालें, तिलहन जैसी अनेक फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। जैसे मानसून पर डिपेंड के छोटे छोटे होल्डिंग्स होते थे, इंग्लिश में लिखना है तो आपको लेबर होती थी, मिक्स फार्मिंग होती थी, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स होती थी। फिर थर्ड, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता, हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, 1900 ये कितना है 66 और 67 में शुरू हुई थी। यहाँ पे क्या होता है, इसका उद्देश्य था कि हम उत्पाद बढ़ा सकें, खाद्य उत्पाद बना सके, जैसे हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन और ट्रैक्टर्स का उपयोग किया गया था। इससे गेहूं और धान का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, लेकिन रासायनिक खाद के अधिक उपयोग से मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने केमिकल यूज कर लिया था, इसके कारण से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था इन्वायरमेंट को। तो ये वर्ड्स को याद करना है, हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो। बाकी मैंने आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ऊपर दे ही दिया है यूनिट वाइज। फोर्थ, जैसे कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आई थी एग्रीकल्चर में, तो ऐसे आपको लिखना है। आज की खेती में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, मोबाइल ऐप और एआई का उपयोग किया जाता है। इससे समय और लागत दोनों कम होती है तथा उत्पादन बढ़ता है ना। ये कुछ कीवर्ड्स हैं कि ये यूज किया जाता है, इंग्लिश में आपको लिखना है तो शॉर्ट में। फिर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या थी, तो इसमें ये है कि सरकार किसान को उचित मूल्य के लिए एमएसपी, ठीक है, एमएसपी अगर पूछे आपसे क्या होता है तो होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, घोषित करती है। यदि बाजार में कीमत कम हो तो सरकार एमएसपी पर फसल खरीद सकती है, तो सरकार एमएसपी पर फसल खरीद सकती है, ठीक है। ये इंग्लिश में लिख लेना। फिर WTO और इंडियन एग्रीकल्चर क्या होता है, तो WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एग्रीकल्चर आप अगर इसमें लिख सकते हो तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो देशों के बीच व्यापार के नियम बनाती है। इससे भारत को कृषि उत्पाद निर्यात करने का अवसर मिलता है, लेकिन विदेशी उत्पाद से प्रतिस्पर्धा भी बनती है, मतलब कॉम्पिटिशन बढ़ता है। फिर ये है आपके लिए इंग्लिश में एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड। 7th, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। जैविक खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता, मतलब केमिकल्स का और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता। गोबर की खाद जैसे ऑर्गेनिक चीजें होती हैं उनको यूज किया जाता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, ठीक है। जैविक तरीकों से खेती की जाती है, इससे मिट्टी और पर्यावरण सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। फिर ये इंग्लिश में है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फिर आपसे पूछ सकते हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, अगर इस पर कोई क्वेश्चन आए तो वो क्या होता है, जो उद्योग कृषि उत्पादों पर आधारित होती हैं, जिन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे चीन उद्योग, कपड़ा उद्योग, तेल उद्योग, डेयरी उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। फिर एग्रीकल्चर ऑफ मध्य प्रदेश में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जाए तो क्या होता है, आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश को भारत सोयाबीन स्टेट कहा जाता है, यहाँ सोयाबीन, गेहूं, चना, धान, मक्का प्रमुख फसलें हैं। यहाँ की काली मिट्टी बहुत उपजाऊ है। सरकार सिंचाई, जैविक खेती और किसान योजनाओं पर विशेष ध्यान दे रही है, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो।
फिर 10th क्वेश्चन है पॉली हाउस फार्मिंग क्या होती है। पॉली हाउस फार्मिंग एक प्लास्टिक से बना ढका हुआ ढांचा होता है जिसमें नियंत्रित वातावरण में सब्जियां और फूल उगाए जाते हैं। इससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ती है ना। ये कुछ की पॉइंट्स है, देख लेना। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, कंट्रोल एनवायरनमेंट, हाई प्रोडक्शन। तो मेरे हिसाब से इन्हीं 10 टॉपिक में से 70 से 80% पेपर आने की संभावना रहती है, क्योंकि पूरे सिलेबस के सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने विषय हैं। ये कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है कि, लेकिन परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। अगर कोई भी 10 नंबर का उत्तर लिखना है तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखना, ठीक है, फिर उसके बाद मेन पॉइंट्स लिखना, उसके फिर इंपॉर्टेंस लिखना और फिर कंक्लूजन लिखना, मतलब सेक्शन और सी में, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका उत्तर लंबा लगेगा, व्यवस्थित लगेगा और अच्छे अंक लाने में लायक बन जाएगा ना, अच्छे अंक मार्क्स ला पाओगे आप इससे, ठीक है। तो ये वाला एक बार वीडियो को देख के चले आ रहा अपने पेपर से पहले, आपका काम हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप पास हो जाओगे ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसका PDF आप मेरे से टेलीग्राम चैनल से ले लेना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।